ये आवाज इतनी तेज थी कि आस्था की नींद टूट गई। आस्था का दिल जोर से धड़का और जैसे ही आस्था ने उस दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा खुल गया। आस्था ने अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन की। दीवारों पर हर तरफ सिर्फ आस्था की तस्वीरें थीं, जैसे कोई सालों से उसकी हर सांस पर नजर रखता आ रहा हो। आस्था की नजर चेयर पर बैठे एक शख्स पर पड़ी। आखिर आस्था ने ऐसा क्या देख लिया? कौन सा राज था जो सालों से इस अंधेरे कमरे में छुपा था? क्या ये सब अरमान का जुनून है या किसी की सोची समझी साजिश? कौन था जो सालों से उसके हर कदम पर नजर रखता आ रहा था? सच जानने के लिए अभी दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सुने कहानी तेरे इश्क में, बिल्कुल फ्री, सिर्फ पॉकेट FM पर। जिस शादी में मैं दुल्हन बनी वो मेरी नहीं थी। मैं तो सिर्फ एक अनाथ लड़की थी जिसे अपने मामा की जान बचाने के लिए प्रियंका दीदी की जगह पे बैठना पड़ा। प्रियंका दीदी, आपकी शादी और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? नानी, कल का ही दिन था कि आस्था खुशी खुशी अपनी मामी की लड़की की शादी के लिए गांव से शहर आई थी। बचपन से ही अनाथ आस्था को उसकी नानी ने पाल पोस कर बड़ा किया। उसका एक ही सपना था कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कैसे आस्था बन गई दुल्हन? आज बेंगलुरु में हजारों लोगों की भीड़ और कैमरास की चमक के बीच मंच पर बैठे देश के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन अरमान सिंघानिया की शादी का दिन था। लेकिन मंडप के पास खड़ा दूल्हा अपनी दुल्हन के इंतजार की जगह अपने लैपटॉप और फोन में बिजी था। शहर के लोग हैरान थे कि अरमान सिंघानिया जैसी हस्ती ने एक मिडिल क्लास लड़की से शादी करने का फैसला क्यों लिया। विवाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा, दुल्हन को बुलाइए। बुलाइए ना बिटिया को। हाँ, अभी लेकर आता हूँ। अरमान की दुल्हन प्रियंका को अरमान के दादू यानी आलोक सिंघानिया ने चुना था। प्रियंका उन्हीं के ऑफिस में काम करने वाले एक क्लर्क मनोज मल्होत्रा की बेटी थी। साधारण सी दिखने वाली प्रियंका ने भी अपने पिता के दबाव में आकर इस शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन आज शादी के दिन जैसे ही मनोज जी अपनी बेटी प्रियंका के कमरे में घुसे तो अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रियंका मंडप में आने से ठीक पहले गायब हो चुकी थी। प्रियंका, ये तूने क्या किया? जैसे ही ये बात उसके माता पिता को पता चली तो उनके पैर कांपने लगे। तभी वहाँ खड़े आलोक जी को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है तो वो भी उस ओर बढ़ गए। बिटिया तैयार हुई कि नहीं? हाँ, बस वो तैयार हो रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी। आप जाइए ना। लेकिन ये झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाया क्योंकि अरमान के दादाजी ने कमरे के अंदर से आ रही रोने की आवाज सुन ली थी। उन्होंने एक झटके में कमरे का दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। अंदर एक सिंपल, मासूम लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की रो रही थी जिसका नाम था आस्था। ये देखकर आलोक सिंघानिया गरजते हुए बोले, प्रियंका कहाँ है? प्रियंका भाग गई सर, और हमें पूरा यकीन है कि इस आस्था ने उसे भगाया है। मैंने कुछ नहीं किया मामी जी, प्लीज मेरी बात का भरोसा कीजिए। ये शादी होकर रहेगी। अगर दुल्हन भाग गई है तो उसकी जगह कोई और बैठेगी। अगर ये शादी नहीं हुई तो पता है ना अरमान का गुस्सा। अरमान के गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा, मैं भी नहीं। दरअसल अरमान को लड़कियों से बेहद नफरत थी और इस शादी के लिए भी उसे आलोक सिंघानिया ने अपने झूठे हार्ट अटैक का नाटक करके ही तैयार किया था। अब दुल्हन के भाग जाने से अरमान का गुस्सा सबको जलाकर राख कर देता। इसलिए दुल्हन की माँ सीमा ने आस्था को सामने धकेलते हुए बोला, ये सब इसकी वजह से हुआ है।
इसका हर जाना भी इससे ही भरना होगा। सुन आस्था, अब अरमान की दुल्हन तू ही बनेगी, सुना तूने? आस्था की आंखों में डर था। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, शादी नहीं करना चाहती मामी जी, प्लीज मुझे मेरी नानी के पास जाने दो प्लीज। वो प्रियंका दीदी बोल रही थी कि वो एक बंद कर अपनी गंदी जुबान, और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही कर। आस्था रोती रही, चीखती रही, पर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी, क्योंकि इस वक्त बात किसी की जिंदगी की नहीं बल्कि सिंघानिया एम्पायर की इज्जत की थी। आस्था, तुम्हें ये शादी करनी होगी, वरना अरमान सिंघानिया हम सब की जान ले लेगा। तुम जानती नहीं हो वो कितना खतरनाक है। आस्था के पास वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार जल्दी ही उसे एक शादी का जोड़ा पहनाया गया था और उसके सिर पर लंबा सा घूंघट डाल दिया गया। हाथ आगे बढ़ाइए। घूंघट की वजह से अरमान को दुल्हन बदलने का पता ही नहीं चला। अरमान ने जल्दी जल्दी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और फिर वो अपने फोन और काम में पूरी तरह से खो गया। बड़ी साहब, इसमें इस लड़की की सारी जानकारी। इधर आस्था के बारे में सभी चीजें जानने के लिए अरमान के दादू आलोक सिंघानिया ने उसकी पूरी जन्म कुंडली अपने हाथों में मंगवा ली थी। लेकिन जैसे ही आलोक जी की नजर आस्था के माँ बाप, जो कि एक्सीडेंट में मारे गए थे, उनकी डिटेल्स पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए और वो खुद से बुदबुदाते हुए बोले, पहले मैंने सोचा था कि इस लड़की को 2-4 दिन के बाद तलाक दिलवाकर आजाद करवा दूंगा, लेकिन अब नहीं। ये जिंदगी भर अरमान सिंघानिया की पत्नी बनकर ही रहेगी। इसी के साथ आस्था विदा होकर सिंघानिया मैंशन के दरवाजे पर पहुंच गई। अरमान तेजी से दरवाजे के अंदर जाने लगा कि तभी अरमान बेटा, शादी के बाद अकेले घर नहीं आ सकते, बहू को लाना पड़ेगा। जाओ, बहू को लेकर आओ। अपने माता पिता को खोने के बाद एक दादू ही थे जिन्हें अरमान अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था और उनकी किसी भी बात को टालता नहीं था। कहते हैं सिंघानिया मैंशन के दरवाजे पर पैर रखना हर लड़की का सपना होता है, लेकिन आस्था के लिए ये उस सपने की शुरुआत नहीं, उसकी बर्बादी की दहलीज थी। आस्था ने अभी भी घूंघट नहीं हटाया था, इसलिए उसे कुछ भी सही से नहीं दिख रहा था। अरमान ने लंबे लंबे कदम भरते हुए घर के अंदर आ गया। ये देखते ही वहाँ मौजूद अरमान के छोटे भाई और उसके कुछ दोस्तों ने सीटी बजानी शुरू कर दी। लेकिन घर के अंदर पहुंचते ही अरमान ने आस्था को खुद से दूर करते हुए बोला, और हाँ, ये जितना नाटक करना था हो गया, मुझे ऑफिस का काम करना है और नाटक नहीं चाहिए। ये बोलते हुए अरमान अपने स्टडी रूम में घुस गया। जी दादाजी। भाभी आइए, मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। इधर दादाजी का इशारा पाते ही अरमान के भाई आहान ने आस्था को अरमान के कमरे में छोड़ते हुए बोला, आइए भाभी, वेलकम। यह है आपका कमरा। किसी भी चीज की जरूरत तो आप बस बेल बजा दीजिए, कोई ना कोई जरूर हाजिर हो जाएगा आपकी सेवा में। आप कंफर्टेबल हो जाइए, मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। जैसे ही आस्था अंदर आई, उसने राहत की सांस ली। पहली बार वो अपने नए घर में अकेली थी। उसने जैसे ही दरवाजे को अंदर से धक्का दिया तो दरवाजा एक तेज आवाज के साथ ऑटोमेटिक लॉक हो गया। दरवाजे में ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक लॉक होने के बारे में बेचारी आस्था को जरा भी पता नहीं था। अंदर पहुंचते ही आस्था ने घूंघट हटाया और एक लंबी गहरी सांस ली। आस्था इतनी थकी हुई थी कि थोड़ी ही देर में नींद उसे घेर लेती है। उधर रात को 2 बजे जब अरमान अपना काम खत्म करके अपने कमरे में सोने के लिए पहुंचता है, बेड के एक कोने पर आस्था दूसरी तरफ चेहरा करके सोई हुई थी। उसे देखते ही अरमान नफरत से बोला, दादाजी बिना सिर्फ मेरे कमरे में भेजने की क्या जरूरत थी? वैसे भी ये शादी नाम की है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? ये हो जा कोई और, कोई भी लड़की मेरी लाइफ में नहीं आ सकती।
वो खासकर आस्था को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन आस्था गहरी नींद में थी, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। ये देखकर अरमान चिढ़ गया और उसने टेबल पर रखा ग्लास हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही ग्लास एक तेज आवाज के साथ टूट गया, लेकिन आस्था की आंख अब भी नहीं खुली। मैं इसे इतना आराम से क्यों उठा? तब अचानक अरमान ने अपनी जेब में हाथ डाला और जल्दी ही एक गन उसके हाथों में थी। गुस्से में उसने उस बंदूक से आस्था के बेड से थोड़ी दूर फायर कर दिया। गोली की आवाज सुनकर आस्था बहुत ज्यादा डर गई थी। गन चलने की आवाज सुनकर अरमान के दादू और उसका भाई अहान सब दौड़ते हुए ऊपर आए। ये क्या बदतमीजी है? बहू को डराने की क्या जरूरत थी? तो आपके कहने पे मैंने ये शादी तो कर ली, लेकिन मैं ये शादी निभाऊंगा नहीं। अरे शुक्र मनाइए कि गोली मैंने इसके सर पे नहीं मारी। जैसे ही अरमान की कही ये बात सबके कानों तक पहुंची तो कमरे का माहौल सन्नाटे में बदल गया। अरमान भाई, ये आपने ठीक नहीं किया। आप भाभी को ऐसे डरा। किसने कहा तेरी भाभी है? तेरी भाभी नहीं है ये। बेटा, बहू को गेस्ट रूम में ले जाओ। जी दादाजी। बेटा, मैं तुम्हारा सामान वहां पहुंचा दूंगा। आप चलिए मेरे साथ। हमें माफ कर देना बेटी, हम जानते हैं तुम्हारे साथ हमने बहुत नाइंसाफी की है और उस वक्त कोई और रास्ता भी नहीं था। दादाजी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बेटी, अगर तुम अरमान को पूरी तरह बदल दोगी ना तो मैं तुम्हारे डॉक्टर बनने का सपना हकीकत में बदल दूंगा। ये वादा है मेरा तुमसे। जैसे ही आस्था ने ये सुना, एक बार फिर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक नजर आ गई। मैं जानता हूं बेटी, ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकती हो। फिलहाल रात काफी हो गई है, मैं तुम्हारा सूटकेस भिजवाता हूं। तुम कपड़े चेंज कर यहीं सो जाओ। वैसे भी कल सुबह अरमान को पेरिस जाना है बिजनेस डील के लिए। ये सुनकर आस्था ने चैन की सांस ली। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो उसे जिंदगी में पहली बार शहर की सुबह इतनी सुहानी लगी। वो कुछ सोचते हुए धीरे धीरे गार्डन की तरफ बढ़ गई। गार्डन में पहुंचते ही उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जिसने फॉर्मल पैंट शर्ट पहन रखी थी। वो हाथ में बड़ी सी कैंची लिए कुछ पौधों की टहनियां काट रहा था। बस फिर क्या था? ओह माय गॉड, ये कोई पागल मालिक है जो अरमान के इतने महंगे पौधे खराब कर रहा है। अरमान को पता चल गया ना तो इसकी खैर नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? वो आदमी आस्था की तरफ मुड़ा और उसकी गहरी काली आंखें जैसे सीधा आस्था की आंखों में खो गईं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। एक तो मैं तुम्हें उस बंदूक वाले मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रही हूँ और ऊपर से तुम मुझे घूर रहे हो। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अरमान था। अरमान सुबह पेरिस के लिए निकला जरूर था, पर खराब मौसम होने की वजह से उसे अपनी मीटिंग अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन करनी पड़ी। अरमान का सिर्फ और सिर्फ एक ही शौक था, पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना। इस बात का पता बेचारी आस्था को बिल्कुल भी नहीं था। वहीं अरमान भी आस्था की सच्चाई से बेखबर था। तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही? अभी भी मौका है, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से भाग जाओ। वैसे भी आस्था हर किसी को सलाह नहीं देती। अचानक अरमान ने अपने हाथ से उस बड़ी सी कैंची को फेंक दिया और सीधा आस्था का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। आस्था इस वक्त अरमान के बेहद करीब थी। एक पल को अरमान भी उसकी खूबसूरती में खो सा गया था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा हाथ पकड़कर खींचने की? नौकर हो, नौकर बनकर रहो, समझ आई? तुमने अभी मुझे नौकर कहा, इसलिए जानती नहीं हो तुम। लो भाई, भलाई का जमाना ही नहीं। एक तो मैं तुम्हें उस बंदूक वाले मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे तड़ी दिखा रहे हो। तड़ी? ये तड़ी क्या होता है? हे भगवान,
लगता है उस मॉन्स्टर ने अपने जैसे लोग अपने घर पे पाले हैं। तड़ी मतलब होता है धमकी। यहाँ मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मेरे पे टशन झाड़ रहे हो। ये सुनते ही अरमान गुस्से में बिना पलक झपकाए आस्था को देखने लगा था। भाभी, आस्था ने पलट कर देखा तो दरवाजे पर आहान खड़ा था, जो कॉलेज से आज जल्दी लौट आया था। भाभी भैया तो यहाँ है नहीं, फिर आप यहाँ किससे बात कर रहे हो? दरवाजे पर खड़े आहान को सिर्फ आस्था बोलते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसकी नजर अरमान पर पड़ते ही उसके होश उड़ गए। वो पसीने से तर हो गया और हकलाते हुए बोला, भाभी मेरा मतलब है मैडम, आप प्लीज अंदर चलिए अभी। ना बड़ा धोखा। आहान, मुझसे ये झूठ छुपाने की वजह क्या थी? अरमान को दादाजी की बात याद थी कि अरमान को अब तक ये नहीं बताया गया था कि उसकी शादी प्रियंका से नहीं बल्कि आस्था से करवाई गई थी, लेकिन अनजाने में उसने ये सच अरमान के सामने ला दिया था। भैया मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, बस मुझे एक मौका दीजिए। दरअसल आपकी शादी किसी और के साथ हो रही। जैसे ही आहान ने अरमान को उसकी शादी का पूरा सच बताया तो उसका शरीर गुस्से से कांपने लगा। इधर जैसे ही आस्था को पता चला कि वो जिससे बहस कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि अरमान ही था, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरमान ने अपनी जेब में हाथ डालकर एक झटके में अपनी गन निकाल ली थी। अरमान, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले लोगों से सख्त नफरत है, और मेरे साथ धोखा हुआ है। ये कहते हुए अरमान ने अगले ही पल ट्रिगर पर रखी अपनी उंगली दबा दी। आस्था इतना ज्यादा डर गई थी कि चीख कर वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। आहान ने अगले ही पल आस्था को सोफे पर लिटाते हुए अपने दोस्त ध्रुव को कॉल करके घर आने के लिए बोल दिया। ध्रुव शहर का जाना माना सर्जन और डॉक्टर था। आस्था को इस हाल में देखकर दादाजी ने सफाई देते हुए अरमान से कहा, अरमान बेटा, मैं मानता हूँ बेटा तुम्हारी शादी प्रियंका से तय हुई थी। प्रियंका शादी से पहले ही मंडप से भाग गई, तो हमने उसकी ही कजन आस्था को इस खानदान की इज्जत बनाकर मंडप में बिठा दिया। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी दादाजी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी के साथ अरमान गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। इधर ध्रुव तब तक आस्था के पास पहुंच चुका था और उसने आस्था को एक इंजेक्शन देते हुए कहा, घबराने कोई बात नहीं है, मैंने दवाई दे दी है, थोड़ी देर में भाभी को होश आ जाएगी। इधर ध्रुव की बात खत्म ही हुई थी कि तभी अचानक अरमान के कमरे से गन चलने की आवाज सुनाई दी। सभी लोग सन्न रह गए थे। वो सब अरमान के कमरे की तरफ भागे। वहीं दादाजी पसीना पसीना हो गए। उनके पूरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो दौड़कर जल्दी से अरमान के कमरे में पहुंच जाएं। आहान जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचा तो उसने देखा अरमान के हाथ से खून निकल रहा था। अरमान भाई, ये क्या देखो। वहीं दादाजी जो मुश्किल से जैसे तैसे वहां तक पहुंच ही पाए थे, ये देखकर उनकी सांस पूरी तरह से उखड़ने लगी। दादाजी को देखो। दादाजी। जैसे ही अरमान ने दादाजी की सांस उखड़ते हुए देखी तो उसने जल्दी से ध्रुव को गाड़ी निकालने के लिए बोल दिया। दादाजी। वहीं अरमान और बाकी सब जब दादाजी को लेकर नीचे आ रहे थे, एक एक करके सबकी नजर आस्था पर पड़ रही थी, क्योंकि आस्था अभी तक बेहोशी में हॉल के सोफे पर ही लेटी हुई थी। सबसे आखिर में अरमान की नजर आस्था पर पड़ी। उसने बड़े ही गुस्से और नफरत से आस्था की तरफ देखा। दादाजी की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो आस्था। तुम्हें इस बात का हर जाना तो हर हाल में भुगतना होगा। जल्दी ही वो सब शहर के मशहूर हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे और दादाजी को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। वहीं इधर घर पर उन सबके जाने की कुछ देर बाद आस्था को होश आया। होश आते ही आस्था के कानों में सन्नाटा चुभने लगा। उसने भारी सर के साथ पूरे घर में आवाज लगाई, दादाजी, दादाजी, आहान जी, कोई है? मैम। आप कौन है और आप मेरा रास्ता ऐसे कैसे रोक रहे हैं?
मैम मैं देव हूँ और अभी घर में कोई नहीं है और आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं। कोई नहीं है मतलब अभी तो सब यहीं थे ना। दादाजी कहाँ है? दादाजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी इसलिए सब लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए हैं। मुझे अभी उनके पास जाना है। माफ कीजिएगा मैम, बॉस ने अरमान सर के परमिशन के बिना आप बाहर नहीं जा सकती। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आस्था की जिद के आगे देव को झुकना पड़ा। वो आस्था को कार में बैठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वहीं उधर हॉस्पिटल में माहौल बेहद खराब था। ध्रुव वार्ड से बाहर निकला। अरमान ब्रो, दादाजी की हालत बहुत नाजुक है। दूसरा हार्ट अटैक आया। अगर उन्हें जरा सा भी स्ट्रेस दिया तो शायद हम उन्हें जान से खो दें। मेरे दादाजी को कुछ नहीं हो सकता। ये बात ना अपने दिमाग में डाल ले। सच्चाई यही है अरमान भाई, हमेशा आपकी जिद और गुस्से की वजह से उनकी जान पर बनाती है। आप भी नहीं मानेंगे ये बात। छोड़ो उसे। अरमान के दोस्त आकाश और सुमित ने बीच बचाव कर ध्रुव को छुड़ाया। अरमान टूट चुका था। वो अकेले में जाकर दीवार से सटकर खड़ा हो गया। वो अभी सोच में डूबा ही था कि तभी गैलरी के दूसरे छोर से आस्था दौड़ती हुई आई और मुड़ते ही वो अरमान से जा टकराई। उसने नजरें उठाई तो सामने आग की तरह गरम अरमान सिंघानिया खड़ा था। माँ क्या कर रही? मैं दादाजी से दादाजी को मौत के मुंह में धकेलने के बाद तुम्हारी इतनी हिम्मत यहाँ तमाशा करने आ गई। आस्था थर थर कांप रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से उसकी शादी हुई है वो इतना पत्थर दिल होगा। मुझे दादाजी से मिलने दीजिए प्लीज। दादाजी का नाम ना अपनी जुबान पे भी मत लेके आना। और अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम अपनी ये खूबसूरती का जाल फैला के मेरे परिवार को अपने वश में कर लोगी तो गलत फहमी में हो। अपनी इस खूबसूरती का जाल कहीं और पे फैलानी मुझ पे काम नहीं करेगा। आस्था कुछ कहना चाहती थी पर शब्द हलक में ही फंस कर रह गए। तभी पीछे से देव की आवाज आई। बॉस, दादाजी को होश आ गया, वो आपसे मिलना चाहते। अरमान ने झटके से आस्था का हाथ छोड़ा और दादाजी से मिलने के लिए वार्ड के अंदर चला गया। अरमान जैसे ही बिस्तर के पास पहुंचा। अरमान बेटा, मैं जानता हूँ तुम ये शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन आस्था इस घर की बहू है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपना लो। दादाजी, वो लड़की मेरी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। अरमान भाई आप ये क्या बोल रहे हो? भाभी बारी खड़ी हुई। क्या भाभी? भाभी नहीं है तेरी वो। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं जुड़ेगा। तभी दादाजी की आंखों में एक अजीब सी चमक और गुस्सा उभरा। बेटा, आस्था बाहर खड़ी है। देखो बेटा, अगर तुम हमारी बहू को अंदर नहीं लेकर आओगे ना तो मैं तुमसे अपने चिता को अग्नि देने का अधिकार भी छीन लूंगा। ये सुनते ही कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। अरमान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लेकर आओ। अरमान भाई होश में आइए। दादाजी अब आस्था भाभी से जुड़ चुके हैं। अगर आप उन्हें जुदा करेंगे इस स्ट्रेस में उनकी जान भी जा सकती है। आप वाकई अपने गुस्से के लिए उनकी जान का सौदा करेंगे? कम से कम एक बार प्लीज इंसान होने का नाटक करो। अगर ये लड़की दादाजी को ठीक रख सकती है तो इसका इस्तेमाल मैं अपने तरीके से करूंगा। मानना पड़ेगा, तुमने आते ही मेरे घर की सबसे कमजोर कड़ी पे कब्जा कर लिया। जब तक दादाजी इस हॉस्पिटल में है ना, तुम्हें मेरी पत्नी होने का नाटक करना होगा। और अगर एक भी आंसू गिरा ना तो तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा मैं। लियो, ठीक करो अपना और अंदर चलो। आस्था ने किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपने आंसू पोंछे और अरमान के पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुई। दादाजी ने मुस्कुराकर आस्था का हाथ पकड़ा। वहीं अरमान एक कोने में खड़ा दादाजी और आस्था को देख रहा था। ये क्या जादू कर दिया इस लड़की ने? कुछ ही घंटों में सबको अपना गुलाम बना लिया इस लड़की ने। इसे तो मैं बाद में देखूंगा। भाभी, अभी आपकी तबीयत कैसी है? अरे आकाश, क्या तुझे तो ग्रेट ध्रुव के इलाज में शक है क्या? अरे बिल्कुल नहीं, भाभी एकदम फिट है। आकाश भैया, ध्रुव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बेहतर हूँ। ध्रुव जी, मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है,
दादाजी को जल्दी ठीक करके घर भेज दीजिए ना। अरे भाभी आप फिक्र ना कीजिए, बस रिपोर्ट आने में 2-3 घंटे बाकी है, तब तक आप अरमान भाई के साथ घर पे जाके रेस्ट कीजिए। ये सुनते ही आस्था का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होंठ फड़फड़ाए लेकिन शब्द बाहर नहीं निकल पाए। आस्था, फिर वो सही कह रहे हैं। और अगर तुम बीमार हो गई तो दादाजी का ख्याल कौन रखेगा? चलो घर चले। तुम्हें क्या तूने भी सुना जो मैंने सुना? क्या हो गया भाई को? पता है भाभी का जादू चल गया। हे भगवान, प्लीज आज इस मॉन्स्टर से बचा दो। आपको पक्का 101 नारियल चढ़ाऊंगी। प्लीज आज बचा लो। गाड़ी मेंशन पहुंचते ही अरमान बिना पीछे मुड़े तेज कदमों से अंदर चला गया। वहीं देव ने आस्था के लिए कार का दरवाजा खोला। देव भैया, क्या आप बता सकते हैं कि बाकी सब कब तक आएंगे? फिक्र मत कीजिए, वो लोग 3 घंटे में आ जाएंगे। आपको कुछ भी चाहिए हो मैं यही हूँ, बताइएगा। देव समझ गया था कि आस्था अरमान के साथ अकेले रहने से मौत की तरह डर रही थी। आस्था ने भारी मन से मेंशन के अंदर कदम रखा कि तभी एक नौकर ने आकर उसे और डरा दिया। मैम, आपको सर ने रूम में बुलाए। ये सुनते ही आस्था का गला सूख गया और खुद को उस कमरे में जाने के लिए तैयार करने लगी जहां एक दिन पहले उस पर गोली चली थी। उसने अपनी नानी को याद किया और अरमान के कमरे का दरवाजा खटखटाया, पर वो अपने आप खुल गया। जैसे ही वो अंदर जाने से हिचकिचाई, कमरे के भीतर से एक भारी आवाज गूंजी। अब क्या सारी रात वहीं खड़ी रहोगी या मैं लेने आऊं? अंदर आओ। आस्था घबराकर अंदर चली गई। कमरा धुंधली रोशनी में डूबा था। सोफे पर बैठे अरमान की आंखें किसी शिकारी की तरह चमक रही थीं। आज से इस घर में तुम्हारा काम दादाजी का ख्याल रखना होगा। इस घर में तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक केयर टेकर और सिर्फ एक नौकर की होगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और ये बात दादाजी को और मेरे दोस्तों को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो वो जो गांव में तुम्हारी नानी रहती है ना, उसका क्या हाल होगा तुम जानते हो। आस्था को अरमान का चेहरा किसी जल्लाद से कम नहीं लग रहा था। वो सर झुकाए खड़ी थी और उसके आंसू खामोशी से उसके गालों पर बह रहे थे। अरमान ने आस्था के आंसुओं को देखा, पर उसका दिल नहीं पिघला। ये जो तुम्हारे आंसू बह रहे हैं ना, मेरे सामने जितने बहाने हैं बहा लो, लेकिन यही आंसू दादाजी के सामने और मेरे दोस्तों के सामने बिल्कुल भी टपकने नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जानती हो कि अगर ऐसा हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पूरे गांव में लोग मुझे इतना प्यार करते थे, फिर इस अनजान आदमी को मुझसे इतनी नफरत क्यों? अपना सामान लेके इस कमरे में शिफ्ट हो जाओ। इस कमरे में? गलतफहमी मत पालना। इस दुनिया की नजरों में हम पति पत्नी हैं, तो हमें एक कमरे में रहना होगा। तुम यहाँ नीचे सोओगी और मैं वहाँ ऊपर सोऊंगा, बस। आस्था दौड़कर अपने उस कमरे में गई जो दादाजी ने उसे दिया था और बेड पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन फिर उसे अरमान की धमकी याद आई। तो वो जो गांव में तुम्हारी नानी रहती है ना, उसका क्या हाल होगा तुम जानते हो। उसने खुद को संभाला। नहीं आस्था, तो रो नहीं सकती। तुझे हिम्मत दिखानी होगी। नानी और दादाजी की सलामती के लिए तुझे उस मॉन्स्टर का सामना करना ही होगा। आस्था अपना छोटा सा बैग लेकर अरमान के कमरे में पहुंची। अपना सामान उस कोने में रखो और यहाँ के बैठ जाओ। अब क्या चाहिए इसे मुझसे? अभी कुछ बचा है क्या? तो फाइल उठाओ, उसमें कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक तुम मेरे साथ इस कमरे में रहोगी, इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके रहोगी।
ये सुनते ही आस्था ने जैसे ही उस फाइल में मौजूद उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर नजर डाली तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। चेहरे का सारा रंग उड़ गया। आखिर क्या लिखा था उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स में जिसे देखकर आस्था के उड़ गए थे होश? क्या दादाजी और अपनी नानी को बचाने के लिए आस्था कर देगी उन पेपर्स पर साइन? अरमान के गुस्से के पीछे छुपा है अतीत का कौन सा राज? क्या होगा आस्था के साथ आगे इस कहानी में? क्या वो अरमान के पत्थर दिल को पिघलाने में हो पाएगी कामयाब और शुरू होगी एक प्रेम कहानी? आस्था ने सवाल भरी नजरों से अरमान को देखा, जैसे पूछना चाह रही हो कि ये कौन सी फाइल है। अरमान ने उसकी नजरें समझकर कहा, इस फाइल में साफ लिखा है कि अगले 6 महीने तुम मेरे लिए केयरटेकर का काम करोगी। मैं तुम्हें इस घर में केयरटेकर के लिए अपॉइंट कर रहा हूँ। हर महीने 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। 6 महीने में कुल 6 लाख रुपए। आस्था की आंखें हैरत से फैल गईं। अरमान के अंदाज ने उसका वजूद हिला दिया। उसने आस्था के आत्मसम्मान पर उंगली उठाई थी। ये उसके लिए शर्मनाक था। अरमान ने उसे लालची और जालसाज कहकर अपमानित किया। आस्था सोचने लगी, इस क्रूर मॉन्स्टर के पास इतना पैसा है, लेकिन क्या फायदा, जो इंसान को इंसान ही ना समझे और ना ही बात करने की तमीज जानता हो। आस्था का मन हुआ कि वो अरमान से कह दे, मुझे तुम्हारे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं, अपने पैसे अपने पास रखो। अगर अरमान ना भी कहता तो भी वो दादाजी की सेवा करती। ये उसका फर्ज था। दादाजी ने उसे जो प्यार और विश्वास दिया, उसके लिए वो कुछ भी करती। उनकी सेवा वो बिना पैसे की भी करती। लेकिन वो अरमान के सामने कुछ नहीं कह सकी। वो बस उसे एकटक देखती रही। क्या ऊंचा सुनाई देता है या मेरे पेशेंस को बार बार चैलेंज कर रही हो? मैंने कहा ना, पेन उठाओ और साइन करो। एक बात याद रखना, अगर तुमने अरमान सिंघानिया के नाम का मिसयूज करने की कोशिश की तो तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। आस्था ने बिना देर किए पेन उठाया और बिना पढ़े फाइल पर साइन कर दिए। वो बस अरमान से पीछा छुड़ाना चाहती थी। साइन करते ही अरमान ने एक झटके से पेपर्स उठा लिए और तिरछी मुस्कान के साथ आस्था की ओर देखने लगा। अचानक पेपर्स बेड पर फेंक कर वो आस्था की ओर बढ़ा। आस्था डर के मारे पीछे हटने लगी। हे कान्हा जी, अब मैं कहाँ जाऊं? इस मॉन्स्टर से कैसे बचूं? अरमान ने दोनों तरफ से उसका रास्ता रोककर उसके खूबसूरत चेहरे को गौर से देखा और बोला, तुम जानती हो तुमने किन पेपर्स पर साइन किए? क्या तुम पढ़ी लिखी नहीं हो? तुमने एक बार भी पेपर्स पढ़ना जरूरी नहीं समझा? आस्था ने हैरानी से उसकी ओर देखा। अरमान बोला, चलो तुमने नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। लास्ट के 2 कॉलम में लिखा है कि अगर तुमने मुझे धोखा देने या झूठ बोलने की कोशिश की तो मेरे पास तुम्हारा मर्डर करने का भी हक है। अरमान को इतने करीब देखकर आस्था ने जोर से चिल्ला दिया। चीख अरमान के कानों में पड़ी, जिससे उसके कानों में झंझनाहट हो गई। उसने एक हाथ अपने कान पर और दूसरा आस्था के मुंह पर रखा। बेवकूफ लड़की, ये क्या किया? इतनी जोर से कौन चीखता है? आस्था उसकी गुस्से वाली आवाज सुनकर फिर डर गई और जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता देख अरमान समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। इस लड़की ने उसका कान फोड़ने की कोशिश की और अब खुद रो रही है, जैसे कितनी मासूम हो। ये सोचकर वो आस्था को देखता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अरमान के जाने के बाद आस्था ने राहत की सांस ली। बेड के एक सिरे पर बैठकर वो रोने लगी और खुद से बोली, नानी माँ, आप कहती थी कि सबके साथ भला करो तो हमारे साथ भी भला होगा। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर इन कुछ दिनों में मेरी जिंदगी के साथ ही क्या हो गया? उधर आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान दादाजी को लेकर घर पहुंचे। मैंशन में अजीब सी खामोशी थी। चारों ने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी उन्हें सीढ़ियों से उतरता अरमान दिखा। वो दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, आपकी तबीयत अब कैसी है? दादाजी ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तूने मेरी सारी परेशानियां खत्म कर दी। आस्था बेटी को अपनाकर तूने मुझे जो खुशी दी, उसके बदले मैं और कितने साल जी सकता हूँ। तूने मुझे जीने की नई उम्मीद दी। अरमान बोला, आप अभी अस्पताल से आए हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, चलिए अपने कमरे में आराम कीजिए। दादाजी ने कहा, हाँ हाँ बेटा, आराम तो कर लूंगा, लेकिन मेरी बहू कहाँ है? मुझे आस्था बेटी से मिलना है, उसके बाद ही आराम करूंगा। दादाजी की जिद सुनकर अरमान थोड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें आस्था से मिलने से कैसे रोके। अभी अभी आए दादाजी को मायूस करना ठीक नहीं था। वो सोच में पड़ गया। आहान भी बोला, हाँ भैया, भाभी कहाँ है? जब से हम आए हैं उन्हें देखा ही नहीं। आहान ने पूरे इमोशन से कहा कि भाभी कहाँ है। तो ये लफ्ज सुनकर अरमान चिढ़ गया और उसे गुस्से से घूरने लगा। अरमान को खुद को घूरते हुए पाकर आहान हड़बड़ा गया और अपनी नजरें चुराने लगा। तभी ध्रुव ने भी अपनी आवाज पर जोर देते हुए पूछा, हाँ अरमान भाई बताओ, भाभी कहाँ है? अरमान ने कड़े लहजे में कहा, तुम लोग यहीं दरवाजे पर खड़े होकर बेवकूफों की तरह सवाल करना बंद करो। दादाजी को अभी अभी हॉस्पिटल से लेकर आए हो, पहले उन्हें सोफे पर बैठाओ, तब तक मैं उसे लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अरमान वहां से लंबे कदम रखता हुआ अपने कमरे की ओर चला गया। दादाजी ने उसके जाने के बाद उन चारों की तरफ देखकर परेशानी के साथ कहा, अगर मैंने वो नाटक नहीं किया होता तो आस्था अब तक घर से बाहर निकाली गई होती। आस्था को अरमान की सजा से बचाने के लिए ही मैंने ये सब ड्रामा किया है। उस समय उस सिचुएशन से निकलने के लिए ही मुझे हार्ट अटैक के नाटक का सहारा लेना पड़ा। दादाजी आगे फुसफुसाते हुए बोले, अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इस ड्रामे के बारे में अरमान को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए। जब तक आस्था अरमान के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना लेती, तब तक हमें अपना ये नाटक कंटिन्यू करना पड़ेगा। तुम सब सुन रहे हो ना मेरी बात? इतना सुनते ही ध्रुव शॉक्ड होकर बोला, दादाजी एक पल को तो आपकी हालत देखकर मैं भी धोखा खा गया था कि कहीं आपको वाकई हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। लेकिन आप तो बड़े अच्छे एक्टर निकले, आपकी एक्टिंग देखकर मजा आ गया। और तो और ये आहान भी आपको नहीं पकड़ पाया, जो खुद को बहुत बड़ा एक्टर समझता है। तो भला अरमान भाई कहाँ से पकड़ते? लेकिन फिर भी हम सब में से सबसे ज्यादा शार्प नजर अरमान भाई की ही है, इसीलिए आपको अभी भी उनसे बचकर रहना है। आपको अभी कंटिन्यूअस अपनी दवाई भी खानी होगी, लेकिन आप परेशान ना हो, आपकी सारी दवाइयों को मैं कैल्शियम की दवाइयों से रिप्लेस कर दूंगा, तो आप अरमान भाई के सामने भी दवाइयां खा सकते हो। ऐसा कहकर ध्रुव मुस्कुराने लगा। अब तक वो लोग अंदर आकर बैठ गए। तब आकाश सोचते हुए बोला, यार अरमान भाई को गए हुए काफी समय हो गया, वो अभी तक आस्था भाभी को लेकर क्यों नहीं आए? दादाजी परेशान होकर बोले, हमें तो रह रह कर आस्था की चिंता सता रही है। तुम जानते हो ना, हमने उसे अकेले अरमान के साथ छोड़ने का रिस्क तो ले लिया, लेकिन अब हमें डर भी लग रहा है कि कहीं उसने आस्था बेटी को डरा धमका ना दिया हो। ध्रुव ने इनकार करते हुए कहा, नहीं दादाजी, मैंने आपके कहने के मुताबिक अरमान भाई के मन में ये बात डाल दी थी कि आस्था भाभी से ही दादाजी की खुशी है, तो वो आस्था भाभी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना दे। अभी के लिए भले ही अरमान एक्टिंग कर रहा हो, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि धीरे धीरे जब दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो प्यार भी हो जाएगा। बस एक बार प्यार हो जाए, फिर तो अरमान भाई आस्था भाभी को कभी भी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। सुमित ध्रुव की तारीफ करते हुए बोला, यार एक बार तो तेरी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि कहीं अरमान तेरा गला ना दबा दे, लेकिन फिलहाल तू बच गया, वो भी सिर्फ दादाजी की वजह से। वो चारों ही अपने अपने किए गए कारनामों की बखान करके मुस्कुरा रहे थे। वहीं दूसरी ओर अरमान जैसे ही आस्था को लेने के लिए अपने कमरे में गया, उसने देखा कि आस्था बेड के साइड लेटकर सो रही थी और उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। अरमान आस्था को इस तरह से बेफिक्री से सोता हुआ देखकर हैरान हो गया और तब उसे याद आया कि कुछ देर पहले आस्था यही बोल रही थी कि उसे बहुत नींद आ रही थी, उसे सोना है।
अरमान हैरान होकर सोचने लगा, इस लड़की को मैंने इतनी ज्यादा बातें सुनाई, लेकिन फिर भी ये इतनी आसानी से कैसे सोच सकती है। नहीं नहीं मिसेस आस्था अरमान सिंघानिया, तुम्हें इस तरह मजे से सोने का कोई हक नहीं है। अब तुम मेरी कैद में हो, तो जैसे मैं चाहूंगा तुम्हें वैसे ही रहना होगा। और अभी तो तुम्हें मेरे दादाजी बुला रहे हैं, तो तुम्हें अब उठना ही होगा। ऐसा कहकर अरमान ने साइड टेबल पर रखा हुआ जग का पूरा पानी उठाया और सोती हुई आस्था के ऊपर फेंक दिया। आस्था, जो कि एक सुकून की नींद सोई हुई थी, इस तरह से अपने ऊपर पानी गिरने की वजह से फटाफट उठकर बैठ गई और जोरों से चिल्लाने लगी, नानी, नानी बाढ़ आ गई नानी, भागो बचाओ, बारिश आई, नानी माँ कहाँ है आप? आस्था को इस तरह चिल्लाते देखकर अरमान हैरान हो गया। फिर उसकी आवाज बाहर न जाए इसलिए उसने जल्दी से आस्था के मुंह पर हाथ रख दिया। हालांकि अरमान का कमरा साउंड प्रूफ था, जिसकी वजह से अंदर की कोई भी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी, न ही बाहर की कोई आवाज अंदर आ सकती थी। लेकिन फिर भी अरमान कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। आस्था के मुंह पर हाथ रखे हुए ही वो गुस्से में बोला, इतना क्यों चिल्ला रही हो? क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे सोने की? तुम्हें बिना मुझसे पूछे या बिना मुझे बताए कुछ भी काम करने का कोई हक नहीं है, लेकिन तुमने ऐसा किया है और मेरे बनाए रूल को तोड़ने की हिम्मत की है। आस्था को जैसे होश आ गया था। वो कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन अरमान का हाथ अपने मुंह पर होने की वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। वो सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी आंखों में कंफ्यूजन लिए अरमान को घूर रही थी। अरमान ने गुस्से में कहा, तुम्हारे मुंह पर अब क्या ताले लगे हुए हैं? बोलती क्यों नहीं हो? मेरी बातों का जवाब दो। आस्था बार बार अपनी पलकें इधर उधर करने लगी। वो अरमान को ये बताना चाह रही थी कि अरमान का हाथ उसके मुंह पर रखा हुआ था, तो वो कैसे कुछ भी बोल सकती है। आस्था इरिटेट होने लगी और फिर अरमान के उस हाथ पर हल्का सा बाइट कर दिया। इस अचानक से हुए हमले की वजह से अरमान ने तुरंत अपना हाथ उसके मुंह पर से हटा लिया था। अब अरमान गुस्से से और भी ज्यादा भड़क उठा और आस्था को खा जाने वाली नजरों से देखकर कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अरमान सिंघानिया को काटने की? अरमान के हाथ हटते ही आस्था गहरी सांस लेते हुए जल्दी से बोली, हम आपको कब से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने हमारे मुंह पर हाथ रखा है, तो भला हम कैसे बोल सकते हैं? ये कहते हुए आस्था उसे घूरने लगी। उसे पक्का यकीन था कि अगर आज अरमान अपना हाथ नहीं हटाता तो वो बेहोश हो जाती। आस्था ने ये सब बड़े ही मासूमियत और भोलेपन में कहा था, इसलिए एक पल को अरमान उसकी मासूमियत में पूरी तरह से खो गया। लेकिन अगले ही पल अपनी आंखों में गुस्सा लिए सख्त लहजे में बोला, अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो और जाकर अपने कपड़े चेंज करो और फटाफट से दादाजी से मिलने के लिए मेरे साथ चलो। जैसे ही आस्था ने ये सुना कि दादाजी आ गए और उसे बुला रहे थे, तो वो खुश हो गई। कुछ देर पहले तक उसे अरमान के साथ अकेले रहने में बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब ये सुनने के बाद कि दादाजी और बाकी सब लौट आए थे, तो वो खुश हो गई। आस्था मासूमियत से बोली, क्या वाकई दादाजी आ गए? हमें भी उनसे मिलना है। ऐसा कहकर आस्था दौड़कर अरमान की साइड से जाने लगी। अरमान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं देती? तुम इस तरह से दादाजी के पास नहीं जा सकती हो। क्या तुम भूल गई कि तुम्हारे सारे कपड़े भीगे हुए हैं? क्या तुम इस तरह से दादाजी के सामने जाओगी? जाओ, जाकर पहले कपड़े चेंज करो। अरमान की धमकी सुनने के बाद आस्था सिर झुकाकर एक तरफ खड़ी हो गई। अब अरमान को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसे अभी समझ आ रहा था कि वो अरमान की बात ऐसे कैसे टाल सकती है। अरमान गुस्से से अपने कदम बढ़ाकर आस्था के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरी तरफ देखो और बताओ, इस तरह से सिर झुकाकर क्यों खड़ी हुई हो? आस्था ने सिर झुकाए ही धीमे लहजे में जवाब दिया, जी वो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं है। जो नानी माँ ने कपड़े भिजवाए थे वो सिर्फ 2-3 जोड़ी ही थे और वो सब हमने धोने के लिए दिए थे, लेकिन वो अभी तक सूखे नहीं हैं। और ये कपड़े जो हमने पहन रखे थे ये आपने गीले कर दिए, तो हम कपड़े कैसे चेंज करें?
आस्था बहुत भोलेपन से ये सारी बातें कह रही थी और इसलिए अरमान का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। वो गुस्से से अपने माथे पर लगातार रब करने लगा। अरमान तेज आवाज में बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम ये बात मुझे पहले नहीं बता सकती थी? बेवकूफ लड़की, फिर तुम्हें नींद से जगाने के लिए मैं ऐसा नहीं करता। अरमान दांत पीसते हुए आस्था को घूरने लगा, लेकिन आस्था डर के मारे एक तरफ सिर झुकाए खड़ी थी, मानो उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया था और वो अरमान की अदालत में खड़ी थी। अरमान अपने कमरे की अलमारी की तरफ गया और वहां जाकर उसने ढेर सारी साड़ियां देखी। उसने आस्था की तरफ पलटकर सख्त अंदाज में पूछा, तुम कह रही थी तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं, लेकिन यहाँ तो पूरी अलमारी साड़ियों से भरी पड़ी है। क्या तुम्हें कल ये साड़ियां अलमारी में नजर नहीं आई? अब आस्था की नजर भी उन फैंसी और महंगी साड़ियों पर गई जो उसने शादी की रात ही देख ली थी, लेकिन आस्था ने कभी भी साड़ी पहनी ही नहीं थी, इसीलिए उसने उसे छुआ भी नहीं। आस्था ने कहा, लेकिन मैं ये... आस्था की बातें उसके गले में ही अटक गई। अरमान ने पूछा, लेकिन मैं ये वो क्या? अगर तुमने ये कपड़े देख लिए थे तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं? आस्था डरकर जल्दी से बोली, वो हमें ये साड़ियां पहननी नहीं आती हैं। अरमान शॉक्ड होकर बोला, क्या? जैसे ही अरमान ने ये सुना उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि सामने खड़ी हुई ये लड़की उसके पेशेंस लेवल को चेक कर रही थी। अरमान गुस्से से आस्था की ओर देखकर बोला, तुम सच सच बताओ, क्या सच में तुम्हें साड़ी पहननी नहीं आती है? तब आस्था ने एक बार फिर अपनी गर्दन मासूमियत से ना में हिला दी। तब अरमान ने आस्था की ओर देखते हुए कहा, अपने कपड़े उतारो। अरमान की बात सुनकर आस्था की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने चौंकते हुए कहा, क्या? जो कपड़े अरमान ने उसके ऊपर पानी डालने से गीले कर दिए थे, उन कपड़ों में वो पहले से ही सिमटी जा रही थी। उसने खुद को कवर करने की नाकाम कोशिश की। उसकी हरकत देखकर अरमान शायद आस्था की सिचुएशन समझ गया और तेज आवाज में बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैंने तुमसे क्या कहा? अभी और इसी वक्त अपने कपड़े उतारो। मैं जानता हूं कि तुम्हें साड़ी पहनना नहीं आता है, ये तुम्हारी शक्ल पर साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं साड़ी पहनने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अरमान के ये कहते ही आस्था के मन में उठ रहे ढेरों सवाल अब कम हो गए। आस्था मुंह बनाते हुए मन ही मन बोली, कितना बेशर्म आदमी है ये। उसने हल्की और धीमी आवाज में पूछा, लेकिन आपको देखकर तो नहीं लगता कि आप साड़ी पहनते होंगे, फिर आपको साड़ी बांधना कैसे आता है? क्या अरमान सच में आस्था को साड़ी पहनाने में उसकी मदद करेगा? क्या आस्था उसकी जिद के आगे झुकेगी या अपने हक के लिए आवाज उठाएगी? अरमान गुस्से और नफरत से आस्था की ओर देखने लगा, क्योंकि उसे जल्द से जल्द आस्था को दादाजी के पास लेकर जाना था। अरमान ने आस्था की कोई बात नहीं सुनी और अपने कबर्ड से एक महंगी और ब्रांडेड साड़ी निकाल ली और चिढ़कर बोला, मेरे पास तुम्हारे इन फालतू सवालों का कोई जवाब नहीं है। अब फटाफट से अपने कपड़े उतारो और मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। दरअसल अरमान का इरादा था कि वो अपनी आंखें बंद करके आस्था को गाइड कर देगा कि उसे साड़ी कैसे पहननी है, लेकिन वो अपनी बात आस्था को बोल नहीं पाया। इसलिए अपनी इमेज बरकरार रखते हुए उसने आस्था को सीधे कपड़े उतारने के लिए कह दिया। आस्था ने मन ही मन कहा, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आस्था जल्दी से प्रार्थना करने लगी, हे कान्हा जी, हमारी मदद कीजिए, हमें कोई रास्ता दिखाइए। और फिर किसी लड़की को ऐसा कहते हुए क्या इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? आस्था अपनी आंखें गोल घुमाकर कुछ आइडिया सोचने में लगी हुई थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो जल्दी से अरमान की ओर देखकर बोली, हार्टलेस। आस्था की आगे की बात उसके गले में ही अटक गई। वो मन में अरमान को हार्टलेस कह रही थी और वही उसकी जुबान पर भी आ गया। अरमान उसकी बातों का मतलब नहीं समझा और सवाल किया, क्या कहा तुमने? आस्था हड़बड़ाते हुए बोली, हमारा मतलब है अरमान जी, वो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि बालकनी में से हमें कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। अरमान ने अपनी एक आईब्रो उठाकर उसकी ओर देखकर पूछा, आवाज? कैसी आवाज? आस्था जल्दी से बोली,
ये तो हमें नहीं पता कैसी आवाजें आ रही हैं, पर हमने वहां जरूर कुछ सुना है। अरमान हैरानी से आस्था की ओर देखता हुआ बालकनी की ओर जाने लगा। अरमान के जाते ही आस्था अचानक से थोड़ा सा मुस्कुरा दी और बड़बड़ाते हुए खुद से कहने लगी, भाग आस्था भाग, कहीं ये शैतान तुझे पकड़ न ले और फिर से तुझे कपड़े उतारने का ना बोलने लग जाए। ये सोचते ही आस्था ने जल्दी से दरवाजा खोला और तेजी से बाहर जाने के लिए दौड़ लगा दी। वो सीधा सीढ़ियों से होते हुए दादाजी के पास जाकर खड़ी हो गई। वो बुरी तरह से हाफ रही थी। वहीं अरमान ने जैसे ही आस्था को इस तरह से भागते हुए देखा तो उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया और गुस्से से बोला, इस मामूली लड़की की इतनी हिम्मत कि इसने मुझसे झूठ कहा, इसे इसकी कीमत चुकानी होगी। फिर खुद को कंट्रोल करते हुए वो जल्दी से नीचे हॉल की तरफ जाने लगा। वहीं दादाजी और चारों दोस्त आस्था को इस तरह से घबराया हुआ देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए थे। लेकिन जब दादाजी ने आस्था को अपने सामने देखा तो राहत की सांस ली, वरना उन्हें तो अब तक यही लगता था कि कहीं अकेले में अरमान ने आस्था का मर्डर ही ना कर दिया हो। लेकिन अब आस्था को सही सलामत देखकर वो रिलैक्स्ड थे। ध्रुव फिक्रमंद होकर आस्था से पूछने लगा, क्या हुआ भाभी, आप इतना घबरा क्यों रही हो और आप इतना तेजी से दौड़कर क्यों आ रही हो, जैसे आपके पीछे किसी ने जंगली कुत्ते छोड़ दिए हों। अब तक आहान आस्था के लिए एक ग्लास पानी ले आया और उसकी ओर बढ़ा दिया। फिर पूछा, क्या बात है भाभी, आप इतना घबराई हुई क्यों हो और आप इतना ज्यादा डर किससे रही हो? इससे पहले कि आस्था किसी को कोई जवाब देती, पीछे से अरमान आ गया। अरमान ने अपने दोनों हाथों को अपनी पॉकेट में डाला और बड़ी ही खामोशी से दादाजी के पास आकर खड़ा हो गया। आस्था की नजर जैसे ही अरमान पर पड़ी तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो पानी का घूंट भी पी रही थी, लेकिन अरमान के वहां आते ही डर से उसके गले में पानी अटक गया और वो जोरों से खांसने लगी। अरे भाभी आराम से, ये कहते हुए आकाश और सुमित आस्था के पास जाकर खड़े हो गए। आकाश आस्था का सिर सहलाने लगा और सुमित आस्था की पीठ रब करने लगा। जैसे ही अरमान ने आकाश और सुमित के हाथों को देखा तो उन दोनों को गुस्से से घूरने लगा। कुछ देर बाद आकाश और सुमित को अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई। उन दोनों ने एक साथ ही अरमान की ओर देखा और तुरंत आस्था के सिर और उसकी पीठ पर से हाथ हटा दिया। फिर दोनों एक साइड जाकर खड़े हो गए। दोनों एक दूसरे को चोर भरी नजरों से देखकर इशारों ही इशारों में बातें करने लगे। अब तक आस्था भी ठीक हो गई थी। तब ध्रुव ने पूछा, क्या हुआ है भाभी, आप ठीक तो है ना? तभी आस्था कहने लगी, जी जी ध्रुव जी, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। वो एक्चुअली हमारे कमरे में ना एक चूहा आ गया था और हम उससे इतना डर गए थे कि हम आपको क्या बताएं, इसीलिए हम दौड़कर सीधा यहाँ आ गए। अब जैसे ही आस्था ने अपने भोलेपन में अरमान की जगह चूहे का नाम लिया, अरमान के अंदर खून बुरी तरह से उबलने लगा। उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो मन ही मन सोचने लगा, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे चूहा बोलने की। दादाजी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहने लगे, आस्था बेटी, अगर तुम्हारे कमरे में कोई चूहा था तो अरमान से बता देती, अरमान उसे भगा देता, तुम्हें इतना डरने की क्या जरूरत थी। और फिर वो आहान को देखकर कहने लगे, आहान बेटा, जाओ रूम में जाकर देख कर आओ, किस चूहे की हिम्मत हो गई हमारी बेटी को इतना परेशान करने की, जिससे हमारी बेटी इतना ज्यादा डर गई। ऐसा कहकर दादाजी ने आस्था के सिर पर हाथ रखा और उसे बेटर फील कराने की कोशिश करने लगे। तभी दादाजी की नजर आस्था के कपड़ों पर गई। उन्होंने हैरान होकर सवाल किया, बेटा, तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ है? तुम्हारे कपड़े गीले कैसे हैं? आस्था अचानक से दादाजी के पूछे गए सवाल से घबरा गई और उसने चोर नजरों से अरमान की ओर देखा, जो कि अपनी आंखों में आग लिए आस्था को ही घूर रहा था। आस्था ने जल्दी से झूठ बोलते हुए कहा, दादाजी, वो जब हम बाथरूम में थे तब हमें पता ही नहीं चला कि कैसे गलती से हमारा हाथ शावर के ऊपर चला गया और उससे हमारे सारे कपड़े भीग गए। हम बस चेंज करने ही जा रहे थे, लेकिन तभी अरमान जी ने बताया कि आप आ गए हैं, तो इसीलिए हम सबसे पहले आपसे मिलने के लिए आ गए। आस्था ने बड़ी ही चालाकी से अपनी बात कही, जिसे देखकर अरमान मन ही मन बोला,
कितनी सफाई से ये लड़की झूठ बोल देती है। मतलब पूरी तरह से जाली और धोखेबाज है ये लड़की। ये सोचते हुए अरमान को आस्था से और भी ज्यादा नफरत होने लगी। दादाजी हंसते हुए बोले, अच्छा चलो बच्चों, तुम जाओ और आराम करो। कल सुबह मुझे तुम सबसे जरूरी बात करनी है, तो इसीलिए तुम सब जाओ और आराम करो। दादाजी ने जैसे ही आस्था और अरमान को वहां से जाने के लिए कहा, आस्था परेशान हो गई क्योंकि वो अरमान के साथ उसके कमरे में नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए वो हिचकिचाने लगी और आपस में अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ने लगी। चारों दोस्त बड़े गौर से आस्था की ओर देख रहे थे। वो एक दूसरे की आंखों में देखकर बातें करने लगे। सुमित धीमी आवाज में बोला, लगता है भाभी को अरमान भाई के साथ कमरे में जाने से डर लग रहा है। आकाश फुसफुसाते हुए बोला, भाई डर क्यों नहीं लगेगा, भाभी तो फिर भी आज ही आई हैं। हम तो कई सालों से अरमान भाई को देखते आए हैं। आज तक हमारी हिम्मत नहीं होती उनके कमरे में जाने की, तो फिर बेचारी मासूम सी इनोसेंट सी भाभी को भला इनसे डर तो लगेगा ही। आहान मायूस होकर बोला, यार मुझे तो भाभी को देखकर सच में बहुत तरस आ रहा है। कितनी प्यारी सी हैं ये। मैं नहीं चाहता कि अरमान भाई इन्हें कोई भी दुख दें। ध्रुव उसे समझाते हुए बोला, तेरे मन की बात तू अपने मन में ही रख, क्योंकि अभी तक सिर्फ दादाजी की वजह से अरमान ने किसी को कुछ नहीं कहा है, वरना अब तक तो वो गोली चला ही देता। चारों एकदम से खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। अब आस्था के पास वहां से जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए वो बेचारगी से सबकी ओर देखते हुए अरमान के पीछे जाने लगी। उसकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे इस मॉन्स्टर के साथ अकेले मत भेजो। अरमान सीढ़ी पर चढ़ने से पहले बीच में रुक गया। वहीं आस्था, जो कि उसके ठीक पीछे थी, अचानक से वो अरमान की पीठ से टकरा गई। उसे ऐसा लगा मानो कोई बहुत बड़ी दीवार उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। आस्था की कराह निकल पड़ी। उसे लगा उसका सिर फूट गया हो। आस्था अपना सिर सहलाने लगी। आस्था की चीख सुनकर अरमान गुस्से से पीछे मुड़ा। सामने ध्रुव और आहान ने आस्था के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था और उसे उठाने में मदद कर रहे थे। अब तो अरमान और भी ज्यादा गुस्से से आस्था की ओर देखने लगा, लेकिन इस वक्त आस्था का ध्यान अरमान पर नहीं, ध्रुव पर था। आस्था मन ही मन ध्रुव की बहुत इज्जत करती थी। एक तरह से वो ध्रुव की बड़ी फैन थी, क्योंकि ध्रुव मेडिकल लाइन का वो चेहरा था जिससे मिलने का सभी लोग सपना देखते थे, और आस्था भी उनमें से एक थी। ध्रुव ने फिक्रमंद होकर आस्था से पूछा, भाभी आप ठीक तो है ना? आस्था ने हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया, जी ध्रुव जी, हम ठीक हैं। आकाश ने पीछे से आकर सवाल किया, भाभी लेकिन आप गिर कैसे गईं? आस्था मासूमियत से बोली, वो आकाश भैया, हम तो बस ऊपर ही जा रहे थे, लेकिन अचानक से पता नहीं यहाँ इतनी मजबूत दीवार कहाँ से आ गई, जिससे हमारा सिर बहुत जोरों से उसमें लग गया। हमें लगता है कि ये दीवार जरूर मजबूत सीमेंट से ही बनी होगी, तभी तो इतनी मजबूत दीवार है। देखिए ना, अभी तक हमारा सिर चकरा रहा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि यहाँ बीच रास्ते में दीवार कहाँ से आ गई। ऐसा कहकर जैसे ही आस्था ने नजरें उठाकर सामने देखा, उसके सामने अरमान खड़ा था। आस्था की सांसें मानो अटक गईं। वहीं चारों आस्था की बातों का मतलब समझते हुए जोरों से हंस पड़े, क्योंकि आस्था दीवार से नहीं टकराई थी, बल्कि अरमान सिंघानिया की पीठ से टकराई थी। आस्था चुप होकर सिर झुकाकर एक तरफ खड़ी हो गई। वहीं उन चारों ने भी अरमान की आंखों में देखते ही सिर झुका लिया और चुप हो गए। अब तक दादाजी भी वहां आ गए थे। उन्होंने फिक्र से पूछा, अरे बेटा, आपको ज्यादा तो नहीं लगी ना? आस्था ने जल्दी से कहा, नहीं दादाजी, हम बिल्कुल ठीक हैं। दादाजी ने अरमान को डांटते हुए कहा, तेरा ध्यान कहाँ रहता है? तेरी वजह से बहू को चोट लग गई, और ऐसे आगे पीछे कैसे जा रहे थे तुम लोग? एक दूसरे का हाथ पकड़कर भी तो जा सकते हो ना। चलो हाथ पकड़ो एक दूसरे का, उसके बाद यहाँ से जाओ। अरमान दादाजी की बात सुनकर गुस्से से उन्हें घूरने लगा, मानो वो आंखों ही आंखों में कहना चाह रहा हो, आप अपनी बीमारी का कुछ ज्यादा ही नाजायज फायदा उठा रहे हैं।
लेकिन दादाजी ने एक बार भी अरमान की ओर नहीं देखा, वरना उनकी भी हिम्मत नहीं होती कि वो अरमान को कुछ कह सकें। दादाजी उन चारों को देखकर कहने लगे, अब तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को सोने नहीं जाना है? आकाश बोला, दादाजी मेरी तो कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो इसीलिए मैं तो आज पहले विला में ही जाऊंगा। वैसे भी विला ज्यादा दूर नहीं है, मैं बस निकल रहा हूँ। तभी ध्रुव ने भी कहा, मुझे भी जाना होगा, लेकिन हाँ, हम लोग सुबह पक्का नाश्ता करने के लिए यहाँ आ जाएंगे। और वैसे भी हम सब भाभी के हाथ के आलू के पराठे मिस नहीं करना चाहते हैं। वैसे भाभी, कल भी क्या आलू के पराठे मिल सकते हैं? आस्था मुस्कुराते हुए कहने लगी, जी जरूर, हम जल्दी आलू के पराठे बना देंगे। आप सब लोग प्लीज टाइम से आ जाइएगा। वहीं अरमान ने दादाजी की ओर देखते हुए तुरंत आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया। आस्था को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि आस्था अभी भी ध्रुव से और बातें करना चाहती थी। लेकिन तब तक अरमान उसे लगभग घसीटता हुआ अपने साथ सीढ़ी से ऊपर कमरे में लेकर जाने लगा और जल्दी ही कमरे में जाकर उसने कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। आस्था डरते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।